नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो कहानी है राजस्थान के पाली जिले से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। राजस्थान की पाली जिले के छोटे से शहर फालना में नेहरू कॉलोनी की रहने वाली प्रिया के पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं। माँ अध्यापिका रही हैं। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रहे। फूफा जोधपुर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। एक बहन और एक भाई है। इंग्लिश मीडियम से 42% अंकों के साथ प्रिया ने फालना से 10वीं की कक्षा पास की। फिर सीनियर सेकेंडरी में 78% नंबर आए। माता पिता अपनी इस लाडली बड़ी बेटी को प्रोफेसर बनाना चाहते थे, इसलिए कॉलेज की पढ़ाई के लिए 20 साल की उम्र में ही जयपुर भेज दिया। ये सन 2011 की बात है। छोटे से शहर फालना से जयपुर आकर प्रिया ने मानसरोवर कॉलोनी के एक निजी कॉलेज में प्रवेश लिया तो उसकी आंखों में प्रोफेसर बनने के सपने तैर रहे थे। पहले वो रिश्तेदारों के घर पर ठहरी। कॉलेज जाने के बाद जब भी मौका मिलता वो जयपुर में घूमती। कभी कभी दिन ढल जाने के बाद घर लौटती। जल्दी ही वो जयपुर महानगर की चकाचौंध में खो गई और उन्मुक्त जीवन जीने के बारे में सोचने लगी, जिसमें ना किसी की रोक टोक हो और ना ही कोई बंधन। प्रिया की उन्मुक्तता में प्रोफेसर बनने का सपना धुंधला सा गया। वो रिश्तेदारों का घर छोड़कर मानसरोवर में ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। वैसे तो माता पिता उसे जयपुर में रहने, खाने और पढ़ाई के खर्च के लिए पैसे भेज देते थे, लेकिन उन पैसों से उसकी मनचाही आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी। अपने शौक पूरे करने के लिए प्रिया को पैसों की जरूरत महसूस होने लगी। अकेले रहते हुए दौलत की चाह में वो कब अनैतिक काम करते हुए अपराध की दलदल में उतर गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। आज प्रिया के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसने जयपुर में रहते हुए 5 साल के दौरान हर तरह के हथकंडे अपनाए। आलीशान फ्लैट में रहना, लग्जरी कार में घूमना, महंगी शराब पीना, गांजे की सिगरेट का नशा और मौज मस्ती। उसने सब तरह की ऐश की। अपने हुस्न की झलक दिखाने के लिए वेबसाइट भी बनाई। वो करोड़पति और अरबपति लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की फिराक में रहती थी। बहुत से धनवान लोग उसकी अदाओं पर फिदा हुए। प्रिया ने उनको अपने गोरे बदन की चमक दिखाई और पैसे झटकने के बाद उनको ही झटक दिया। पहली मुलाकात में ही अपनी मोहक मुस्कान दिखाकर वो 20-25 हजार रुपए आराम से झटक लेती थी। बीच में कुछ समय के लिए वो दिल्ली और नोएडा में जाकर रहने लगी, लेकिन वहां से जल्दी ही वापस जयपुर लौट आई। अब वो जयपुर के व्यवसायी दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में अपने बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ सलाखों के पीछे है। 3 साल पहले भी वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसे ना तो दुष्यंत की हत्या का मलाल है और ना ही कोई अपराध बोध। प्रिया कुख्यात लेडी डॉन बनना चाहती है। वो कहती है, मैंने दुनिया का कोई पहला मर्डर नहीं किया है। शायद उसे पता नहीं है कि कोई मर्डर पहला या आखिरी नहीं होता। प्रिया कहती है, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। मैं पैसों की बदौलत वो सब चीजें खरीदना चाहती हूँ जिसकी मुझे ख्वाहिश है। वो ये भी कबूलती है कि 2 साल में उसने 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। प्रिया जितनी खूबसूरत है, उसकी मेधावी लड़की से कातिल बनने और लेडी डॉन बनने की तमन्ना रखने तक की कहानी उतनी ही घुमावदार है। अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए ही उसने दुष्यंत का अपहरण कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद भी उसे मौत के घाट उतार दिया। जयपुर में शिवपुरी विस्तार झोटवाड़ा के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद शर्मा सहकारिता विभाग में नौकरी करते हैं। उनका इकलौता बेटा दुष्यंत प्लाई ऐश और बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। दुष्यंत की शादी करीब 3 साल पहले विनीता से हुई थी। उनका करीब 1.5 साल का एक बेटा है जिसका नाम है कान्हा। इसी 2 मई की शाम करीब 6 बजे दुष्यंत अपने घर पहुंचा था। इसके कुछ देर बाद ही उसके मोबाइल पर फोन आया तो वो परिवार वालों से ये कहकर कार में बैठकर घर से निकला कि जरूरी काम है, निपटा कर आता हूँ। दुष्यंत देर रात तक घर नहीं लौटा तो पिता रामेश्वर ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। दुष्यंत अगले दिन सुबह भी घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले चिंतित हो गए। वे उसके कारोबारी दोस्तों और अन्य लोगों से पता करने लगे। इस बीच सुबह करीब 10:15 बजे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के मोबाइल पर दुष्यंत का फोन आया। दुष्यंत ने मोबाइल पर ही रोते हुए पिता से कहा, ये लोग मुझे मार देंगे या रेप केस में फंसा देंगे, इनको पैसा दे दो। रामेश्वर प्रसाद बेटे की बात समझ पाते इससे पहले ही दुष्यंत से एक युवती ने फोन छीन लिया और रामेश्वर प्रसाद से कहा, दुष्यंत हमारे कब्जे में है,
अभी आधे घंटे में 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दो, पुलिस को बताया तो इसको मार डालेंगे। युवती की बात सुनकर रामेश्वर प्रसाद समझ गए कि बेटा दुष्यंत किसी संकट में है। वे दुष्यंत को मारने की धमकी दिए जाने से घबरा गए। उन्होंने युवती से फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, अभी मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। इस पर वो युवती गालियां देने लगी और तुरंत पैसा जमा कराने को कहा। रामेश्वर प्रसाद ने करीब 1 घंटे में 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दुष्यंत के खाते में डलवा दिए। फिर दुष्यंत के फोन पर उस युवती को 3 लाख रुपए जमा कराने की सूचना दी। इस पर युवती ने व्हाट्सएप पर 3 लाख रुपए की रसीद मंगवाई और बाकी रुपए जल्दी से जल्दी डालने को कहा। इस बीच दुष्यंत की पत्नी विनीता को पति के अपहरण और हत्या की धमकी की बात पता चली तो उसने अपने भाई को ये बात बताई। विनीता के भाई ने पुलिस को सूचना दी। दुष्यंत की अपहरण की सूचना पर पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रतन सिंह, झोटवाड़ा के सहायक पुलिस आयुक्त आस मोहम्मद, करगनी थाना प्रभारी अनिल जसोरिया, झोटवाड़ा थाना प्रभारी गुरु भूपेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर हेमंत व पान सिंह और कांस्टेबल सुरेश, अमन एवं प्रवीण की एक टीम गठित की। इस पुलिस टीम ने दुष्यंत की तलाश की। उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। दुष्यंत के घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कारोबारियों से पूछताछ की गई। दुष्यंत के मोबाइल की लोकेशन जयपुर में बजाज नगर अनीता कॉलोनी के आसपास की आ रही थी। इस पर पुलिस दोपहर करीब 12:30 बजे अनीता कॉलोनी पहुंच गई और दुष्यंत व उसकी कार को तलाशती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। उसे ये पता लग गया था कि दुष्यंत के अपहरणकर्ताओं ने उसके बैंक खाते में रकम डलवाई है, इसलिए पुलिस उसके बैंक खाते पर भी नजर रखे हुए थी। इसी बीच पता चला कि दुष्यंत के खाते से जयपुर में टोंक रोड पर नेहरू उद्यान के पास स्थित एक एटीएम से किसी युवती ने 20,000 रुपए निकाले हैं। एक तरफ पुलिस की टीमें दुष्यंत को तलाश कर रही थी, दूसरी ओर 3 मई की देर शाम जयपुर के ही आमेर थाना इलाके में दिल्ली बाईपास पर नई माता मंदिर के पास सुनसान जगह पर ट्रॉली वाले सूटकेस में एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले, गले पर भी 4-5 निशान थे। जहां सूटकेस मिला वहां एक कार के पहियों के निशान भी नजर आए। ट्रॉली सूटकेस में शव मिलने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। युवक के हाथ पैर चुनरी व स्कार्फ से बंधे हुए थे। उसके कपड़ों की जेब में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जा सकती। दूसरी ओर पुलिस की एक टीम ने दुष्यंत की कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ मोबाइल नंबर्स पर संपर्क किया तो पता चला कि दुष्यंत ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन वो पैसे लेने नहीं आया। एक मोबाइल नंबर पर पुलिस की बात दुष्यंत के दोस्त महेश से हुई। महेश ने पुलिस को बताया कि दुष्यंत का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो युवती बजाज नगर अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रहती है। दुष्यंत की प्रेमिका का पता चलते ही झोटवाड़ा पुलिस 3 मई की रात अनीता कॉलोनी के ईडन गार्डन अपार्टमेंट स्थित 402 नंबर फ्लैट पर पहुंची। वहां एक युवती और एक युवक कहीं जाने की तैयारी करते मिले। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो वहां खून फैला हुआ था। दोनों से पूछताछ की गई तो युवती का नाम प्रिया सेठ और युवक का नाम दीक्षांत कामरा पता चला। उन्होंने दुष्यंत का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने की बात बता दी। दुष्यंत की हत्या होने का पता चलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सन्न रह गए। उन्होंने दुष्यंत की शव के बारे में पूछा तो प्रिया व दीक्षांत ने बताया कि उन्होंने दुष्यंत के शव को एक ट्रॉली सूटकेस में बंद करके आमेर इलाके में फेंक दिया है। इस पर पुलिस ने दुष्यंत के परिजनों से शव की शिनाख्त कराई। दुष्यंत का शव मिलने के बाद मामला बेहद संगीन हो गया था। पुलिस ने दुष्यंत के अपहरण और हत्या के मामले में प्रिया सेठ व दीक्षांत कामरा से पूछताछ के बाद एक दूसरे युवक लक्षय वालिया को भी हिरासत में ले लिया। बाद में तीनों को धारा 364 और 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिया के अपार्टमेंट में खड़ी दुष्यंत की कार भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार आरोपियों में दीक्षांत कामरा श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में इंदिरा कॉलोनी और लक्षय वालिया श्रीगंगानगर के चावला चौक पुरानी आबादी का रहने वाला था। दीक्षांत कामरा मुंबई में मॉडलिंग करता था। वो आजकल प्रिया सेठ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जयपुर के ईडन गार्डन अपार्टमेंट में रह रहा था। दीक्षांत के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। लक्षय वालिया जयपुर में मालवीय नगर स्थित तनिष्क अपार्टमेंट में रहता था। उसके पिता जीवित नहीं है। मां सेल टैक्स विभाग में कर्मचारी है। प्रिया सेठ ने ईडन गार्डन अपार्टमेंट में करीब 1.5 महीने पहले ही दिल्ली निवासी हर्ष कुमार यादव से 402 नंबर का फ्लैट किराए पर लिया था।
तीनों आरोपियों से पूछताछ में दुष्यंत के अपहरण और हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। प्रिया सेठ सोशल मीडिया टिंडर ऐप पर एक्टिव थी। इसी साल फरवरी मार्च महीने में इसी ऐप पर दुष्यंत का प्रिया से संपर्क हुआ था। दुष्यंत ने खुद को दिल्ली निवासी विवान कोहली बताकर प्रिया से चैटिंग शुरू की थी। चैटिंग करते हुए दोनों के बीच दोस्ती हो गई, फिर मिलना जुलना और घूमना फिरना भी होने लगा। दुष्यंत ने प्रिया से खुद को विवान कोहली के रूप में दिल्ली का अरबपति व्यापारी बताया था। उसने प्रिया से कहा था कि उसके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुष्यंत का रहन सहन करोड़पति व्यापारी जैसा था भी। विवान कोहली को अरबपति व्यापारी समझकर प्रिया उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहती थी। दरअसल प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षांत पर काफी कर्जा हो गया था, इसलिए प्रिया ने दीक्षांत का कर्ज उतारने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर विवान कोहली को फंसाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार प्रिया ने 2 मई को विवान कोहली बने दुष्यंत को फोन करके जयपुर में अपने फ्लैट पर बुलाया। दुष्यंत उस दिन शाम को प्रिया के ईडन गार्डन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर पहुंचा तो प्रिया ने अपने दोस्तों दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। दुष्यंत को बंधक बनाने के बाद प्रिया ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो जेब में मिले दस्तावेजों से उसे पता चला कि वो दिल्ली का विवान कोहली नहीं बल्कि जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला दुष्यंत है। उसके बैंक खाते में भी ज्यादा रकम नहीं थी। इस पर तीनों ने मिलकर पहले दुष्यंत के परिजनों से फिरौती वसूलने की बात तय की। इसी के तहत 3 मई को सुबह करीब 10:15 बजे दुष्यंत से उसके पिता रामेश्वर प्रसाद को फोन कर 10 लाख रुपए मांगे गए। रामेश्वर प्रसाद ने बेटे दुष्यंत के खाते में 3 लाख रुपए डाल दिए तो प्रिया सेठ ने कुछ देर बाद ही अपने फ्लैट से कुछ दूर स्थित एटीएम से 20,000 रुपए निकाल भी लिए। बाद में प्रिया और उसके दोस्तों को ये डर लगा कि दुष्यंत को छोड़ देने से उनका भांडा फूट जाएगा, इसलिए 3 मई की दोपहर में फ्लैट पर ही उन्होंने चाकू से गोदकर दुष्यंत को मार डाला, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद ये लोग दुष्यंत के शव को एक ट्रॉली सूटकेस में रखकर दुष्यंत की ही कार से उसी दिन दोपहर को आमिर इलाके में दिल्ली बाईपास पर फेंक आए। प्रिया के लालच ने रामेश्वर प्रसाद शर्मा के घर का आखिरी चिराग भी बुझा दिया। 2 बेटों की अर्थियों को कंधा दे चुके रामेश्वर प्रसाद की आंखें पथरा गई। उनका सबसे बड़ा बेटा हिमांशु 30 साल पहले महज 1.5 साल की उम्र में ही चल बसा था। इसके बाद 2 बेटे दुष्यंत और पीयूष पैदा हुए तो उनकी जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। लेकिन करीब 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में पीयूष की मौत हो गई थी। दुखों का पहाड़ छटा भी नहीं था कि इन लोगों ने दोस्त बनकर अपने लालच के लिए दुष्यंत को मौत की नींद सुलाकर रामेश्वर के बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी छीन लिया। सन 2011 में कॉलेज की पढ़ाई करने जयपुर आई प्रिया अपनी रूममेट के साथ रहते हुए देह व्यापार से जुड़े गिरोह के संपर्क में आई थी। पहली बार जुलाई 2014 में जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में वो देह व्यापार में पकड़ी गई थी। इसके 5 महीने बाद ही 30 नवंबर 2014 की रात वो मानसरोवर इलाके में रजत पथ पर एक एटीएम तोड़ने के प्रयास में अपने साथी अनिल जांगीड़ के साथ पकड़ी गई। उस समय वो जयपुर में गंज सिंहपुरा के सुंदर नगर में किराए पर रहती थी। अनिल अजमेर में किशनगढ़ के पास कासिर गांव का रहने वाला है। वो जयपुर में गंज सिंहपुरा में रहता था और फर्नीचर का काम करता था। प्रिया ने एक दिन अनिल को अपने कमरे का फर्नीचर ठीक करने के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों मिलने लगे। प्रिया ने अनिल को मोटा पैसा कमाने का झांसा दिया और एटीएम लूटने की योजना बनाई। योजना अनुसार वह रेकी करने के बाद गैस कटर और जरूरी औजार लेकर टैक्सी से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लूटने रजत पथ पर पहुंचे। टैक्सी उन्होंने दूर खड़ी कर दी। उन्होंने गैस कटर से एटीएम को काट भी दिया। इस दौरान पुलिस की मोटरसाइकिल गश्ती दल आ गई। पुलिस को देखकर प्रिया भाग गई। पुलिस ने अनिल जांगीड़ को मौके पर ही पकड़ लिया। कई घंटे बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने प्रिया सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया। एटीएम लूटने के मामले में जमानत पर छूटने के बाद प्रिया जयपुर छोड़कर दिल्ली चली गई। वहां नोएडा में रहते हुए जयपुर के रहने वाले गजराज सिंह से उसकी जान पहचान हुई। इस दौरान प्रिया व गजराज सिंह आपस में मिलने जुलने लगे। बाद में प्रिया सेठ वापस जयपुर आ गई। इसी साल जनवरी में जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले गजराज सिंह ने प्रिया के खिलाफ वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 4 महीने पहले प्रिया ने गजराज को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे थे और कहा था कि पैसे नहीं दिए तो तेजाब फेंककर जलवा भी दूंगी। इससे घबराकर गजराज ने प्रिया को 7.5 लाख रुपए दे दिए थे। पूरे 10 लाख रुपए
नहीं मिलने पर वो आए दिन गजराज के घर आकर हंगामा करने की धमकी देने लगी। तब गजराज ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। गजराज की रिपोर्ट पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने इसी साल 8 मार्च को प्रिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि प्रिया अनैतिक काम के लिए ऑनलाइन एस्कॉर्ट सेवा भी चलाती थी। इसके अलावा ऐप की मदद भी लेती थी। ऑनलाइन संपर्क होने के बाद प्रिया कार से अपने ड्राइवर गणेश के साथ ग्राहक के पास पहुंचती और वहां अनैतिक काम का 10 से 50 हजार रुपए में सौदा कर पैसे ले लेती। इसके बाद पैसे गाड़ी में रखकर आने की बात कहकर वो ड्राइवर के साथ अपनी कार से भाग जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए प्रिया लोगों से दोस्ती करती और मिलने के लिए फ्लैट पर बुलाती। वो पहले महंगी शराब पिलाती और आवभगत करने के बाद खुद ही अपने कपड़े फाड़कर रेप केस में फंसाने की धमकी देती और पैसों की डिमांड करती। पीड़ित लोग मजबूरन उसे पैसा देकर पीछा छुड़ाते। लोकलाज के भय से पुलिस में शिकायत भी नहीं करते। प्रिया सेठ ने इस तरह की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन वे पुलिस के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, क्योंकि पीड़ित लोगों ने ऐसे मामलों की शिकायत ही नहीं की। प्रिया इतनी शातिर है कि जब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 मई को दुष्यंत की हत्या की थी, तब उसके पास एक व्यक्ति का अनैतिक काम के लिए फोन आया। उस व्यक्ति ने प्रिया को रेलवे स्टेशन के पास नामचीन होटल में बुलाया। प्रिया कैब लेकर उस होटल में पहुंच गई और उस व्यक्ति से रुपए लेकर भाग आई। पूछताछ में सामने आया कि प्रिया और दीक्षांत का 1 महीने का खर्चा करीब 2 लाख रुपए है। खाने से पहनने तक उनके लग्जरी शौक हैं। दीक्षांत 80 हजार के विदेशी ब्रांड के जूते और 45 हजार की घड़ी पहनता है। कपड़े भी ऐसे ब्रांड के पहनता है जिनके स्टोर राजस्थान में नहीं है। प्रिया भी 45 हजार रुपए कीमत के सैंडल पहनती थी। उसे महंगे कपड़े, परफ्यूम के अलावा कीमती शराब व नशीली सिगरेटों का शौक था। वो हमेशा हवाई जहाज में सफर करती थी। ये भी विडंबना है कि प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड दीक्षांत लोगों को ही नहीं, एक दूसरे को भी धोखा दे रहे थे। वैसे तो दोनों ने अपने हाथों पर एक दूसरे के नाम के टैटू बनवा रखे थे। दोनों के ही कई लोगों से संबंध थे। प्रिया ने दीक्षांत का पासपोर्ट भी छीनकर अपने पास रखा हुआ था। एक बार दीक्षांत प्रिया को छोड़कर गंगानगर चला गया तो प्रिया ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया था। बाद में दीक्षांत वापस जयपुर आकर प्रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा था। प्रिया ही उसका खर्च उठाती थी। लक्ष्य इन दोनों का दोस्त था। ये तीनों मिलकर शराब पार्टी करते थे। 2 मई को भी लक्ष्य वालिया शराब पीने प्रिया के फ्लैट पर आया था। वहां दुष्यंत से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई गई। बाद में अगले दिन प्रिया और दीक्षांत का साथ देते हुए उसने दुष्यंत की हत्या में सहयोग किया। दुष्यंत के शव को ठिकाने लगाने भी वो कार से प्रिया और दीक्षांत के साथ गया था। दीक्षांत का ई-वॉलेट अकाउंट है। आरोपियों का दुष्यंत के बैंक खाते से 3 लाख रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर कराने का इरादा था। ये काम करने से पहले ही वे पुलिस की पकड़ में आ गए। आरोपियों का इरादा दुष्यंत की कार लेकर जयपुर से बाहर भाग जाने का भी था। इसके लिए उन्होंने फर्जी नंबर प्लेट भी तैयार करवा ली थी, लेकिन वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 5 मई को अदालत में पेश कर 11 मई तक रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में पुलिस ने प्रिया के फ्लैट से बैग, चाकू, खून से सने कपड़े, चादर, रस्सियां और सूटकेस आदि बरामद किए। इसके अलावा शराब की बोतलें, कागज में लिपटी नशीली सिगरेट भी बरामद की। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।